Ma'am, somebody is scribbling on the screen. No, ma'am, my screen is not scribbled. I've erased Yes, ma'am, whatever mine. anyone has done. मैंने erase कर दिया. Don't worry. अब कोई कुछ नहीं कर सकता है. So we'll start the session here. Okay, let's do the slideshow first. Yeah. So we are doing storytelling. What are stories and where do we use stories? हम stories कहाँ पर use करते हैं और stories actual में होती क्या है? सब कुछ दिख रही है screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is clear. So Yes, ma'am. stories होती क्या हैं और हम stories use कहाँ पर करते हैं? तो जैसे आप किसी से मिलते हैं या फिर आप अपने किसी रिलेटिव से मिलते हैं, किसी फ्रेंड से मिलते हैं, या फिर आप स्कूल जाएंगे जब बहुत टाइम के बाद, तो आपके पास तो बहुत सारी स्टोरीज होंगी सुनाने के लिए, है ना? सो कई बार आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर के एग्जाम में स्टोरी लिखने के लिए आ जाती है, तो आप स्टोरी, जो मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगी आज, जो मेथड्स बताऊंगी, इससे आप स्टोरी किसी को सुना भी सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन में इन्हीं रूल्स को, इन्हीं टिप्स को फॉलो करके एक बहुत यूनिक सी, बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लिख भी सकते हैं. सो वेयर डू वी यूज दीज स्टोरीज? वी यूज दीज स्टोरीज इन आवर डे टू डे कन्वर्सेशन. अपनी डेली की कन्वर्सेशन में यूज कर लेते हैं. मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसे किया था, वैसे किया था. बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन में इन स्टोरीज के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं. सेकेंड चीज, हम किसी को कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी को कुछ शो कर रहे हैं, किसी को कुछ इंसिडेंट बता रहे हैं, उसके लिए भी हमें स्टोरी चाहिए होती है. स्टोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का. हमें स्टोरी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? और एक स्टोरी को यूनिक बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए. दैट इज हाउ टू फ्रेम स्टोरीज. हम स्टोरी को एक ऐसे तरीके से फ्रेम कैसे करें कि वो एक बहुत इंटरेस्टिंग बन जाए, एंड उसे डिलीवर एक एक्सीलेंट वे में डिलीवर कैसे कर सकते हैं, राइट? सो अब हमें पता है कि स्टोरीज क्या होती हैं, हमें पता है कि हम स्टोरीज का यूज क्या कहाँ पर करते हैं और किस तरीके से करते हैं, और हमें ये भी पता चल गया कि एक स्टोरी को यूनिक और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम कौन से चीजें यूज करते हैं. दैट इज हाउ टू फ्रेम स्टोरीज एंड हाउ टू डिलीवर देम इन एन एक्सीलेंट वे. सो हम जो आज के सेशन में सीखेंगे, व्हाट इज स्टोरी, जो मैं आपको बता चुकी हूँ. हाउ मेनी पार्ट्स, स्टोरी में पार्ट्स कितने होते हैं, एंड हाउ टू फॉर्म एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. वो टिप्स, वो ट्रिक्स जिससे आप एक स्टोरी को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ताकि सामने वाला, सुनने वाला, या फिर आपकी स्टोरी पढ़ने वाला पर्सन आपकी स्टोरी में इंटरेस्ट लेने लगेगा. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज अ स्टोरी. अभी जैसे मैंने बताया, स्टोरी क्या होती है? आपके इंसिडेंट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं. वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, लेकिन स्टोरी का जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है कि एक कैरेक्टर के नजरिए से क्या होता है, इमेजिनरी और रियल, सीइंग थ्रू अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ कैरेक्टर. एक कैरेक्टर के नजरिए से एक स्टोरी को हमेशा देखा जाता है. स्टोरी क्या होती है? स्टोरी रियल हो सकती है, किसी की रियल लाइफ पे बेस्ड हो सकती है, जैसे कि हम लोग बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी बात करते हैं. किसी की आत्मकथा हो गई, या फिर किसी और ने किसी की स्टोरी लिख दी, तो वो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी के पोर्शन में आ जाती है. नेक्स्ट थिंग इज इमेजिनरी, जो बॉलीवुड में, हॉलीवुड में इमेजिनरी स्टोरीज, सुपर हीरो बेस्ड स्टोरीज, फैन फिक्शन मूवीज, काफी सारी स्टोरीज ऐसी होती हैं जो रियल नहीं होती हैं, बट उसको भी इस तरह से फ्रेम किया जाता है कि वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और यूनिक वे में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है. स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और हम मोस्टली हर जगह जो है स्टोरी को रिप्रेजेंट करते हैं. स्टोरी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है उसका कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर के अराउंड ही जो है स्टोरी को लिखा जाता है. स्टोरी के अराउंड ही जो है कैरेक्टर के अराउंड ही जो है स्टोरी को हम लिखते हैं कि एक कैरेक्टर था स्टोरी में, उसकी जर्नी इस तरीके से चली, उसकी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आए, उसने उसका सोल्यूशन निकाला, आफ्टर दैट उसकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व हो गई. सो
ये थी हमारी स्टोरी, और हम स्टोरी में मेन चीजें क्या होता है, स्टोरी को हम कहाँ पर किस तरीके से यूज करते हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग इज हाउ मेनी पार्ट्स. स्टोरी के कितने पार्ट्स होते हैं और किस तरह से हम हर एक पार्ट को फ्रेम करते हैं ताकि हमारी स्टोरी जो है एक यूनिक ट्विस्ट एंड टर्न्स ले सके. सबसे पहला पार्ट होता है ऑब्वियसली हमारी हर स्टोरी का, दैट इज इट्स बिगनिंग. सेकेंड पार्ट होता है उसका मिडिल पार्ट, और लास्ट में होता है उसका कंक्लूजन. स्टोरी के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं. स्टोरी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अभी जैसे मैंने बताया, इसका कैरेक्टर होता है, इसका हीरो होता है जिसके अराउंड ये स्टोरी लिखी जाती है. नेक्स्ट होता है उसकी जर्नी. जर्नी क्या करती है, हमें हमारे कैरेक्टर के साथ कनेक्टेड रखती है. तो पहले क्या होगा, बिगनिंग से एक स्टोरी स्टार्ट होगी. स्टोरी किसके अराउंड लिखी जाएगी, उस कैरेक्टर के अराउंड लिखी जाएगी, उसकी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स के अकॉर्डिंग लिखी जाएगी, उसकी पूरी जर्नी कवर होगी. और कैरेक्टर का मेन काम क्या होता है, ऑडियंस को स्टोरी के साथ कनेक्टेड रखना. और अगर कैरेक्टर को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में फ्रेम किया जाए तो स्टोरी अपने आप ही इंटरेस्टिंग बन जाती है. अब हमें पता चल गया व्हाट इज स्टोरी. नेक्स्ट थिंग, हाउ मेनी पार्ट्स. नाउ विल सी कौन कौन से पार्ट हैं. जैसे मैंने अभी बताया, इसकी बिगनिंग में क्या होता है, स्टोरी, किसी भी स्टोरी के बिगनिंग में क्या होगा, एक प्रॉब्लम होगी जो कैरेक्टर फेस करेगा और पूरी जर्नी इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस पे निकलेगी. कैरेक्टर हैविंग प्रॉब्लम और अ सिचुएशन. कैरेक्टर की एक प्रॉब्लम है और उसकी एक सिचुएशन है. मिडिल पार्ट में आएगा कि उस प्रॉब्लम को लेते हुए वो एक जर्नी पे कैसे निकलता है, उसकी पूरी की पूरी जर्नी, और उस प्रॉब्लम के किस तरीके से वो सॉल्यूशंस फाइंड करता है. नेक्स्ट, एंडिंग एज यूजुअल. कैरेक्टर की प्रॉब्लम्स थी, उसने सॉल्यूशन ढूंढा, पूरी जर्नी पे चला वो, और लास्ट में हर स्टोरी की एंडिंग की तरह उसको अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, स्टोरी का कंक्लूजन निकल गया. और एक स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी तभी बनती है जब उसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज छिपा हो. अगर किसी स्टोरी में बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है तो वो स्टोरी अपने आप ही इंटरेस्टिंग बन जाएगी और सीधा लोगों के दिमाग के बजाय लोगों के दिल तक जाके छुएगी. अगर आपकी स्टोरी लोगों के दिल तक पहुंचती है, दैट मीन्स योर स्टोरी इज डूइंग इट्स जॉब. आपकी जॉब, आपका काम पूरा हुआ. आपकी स्टोरी ने एक, कहते हैं, एक छाप छोड़ दी किसी इंसान के दिल के ऊपर. चलो एक स्टोरी देखते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम लोग स्टोरी बनाते हैं, किस तरह से स्टोरी में मैसेज ढूंढा जाता है, किस तरह से कैरेक्टर बिल्डअप होता है, उसकी पूरी जर्नी चलती है और एंड में उसको सॉल्यूशंस मिलते हैं. जो मैंने चीजें बताई, आप सब इस चीजों को समझ पा रहे हैं? सबको समझ में आ गई सारी चीजें? एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? Yes, ma'am. एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? No, ma'am. किसी को भी कोई भी डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैम यस. मैम ये जो आपने ये वाली अभी स्लाइड खोल रखी है मैम, ये वाली फिर से समझा दीजिए. ओके, सो कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी स्टोरी को बिल्ड करने का, चाहे आप किसी को वो स्टोरी सुना रहे हैं या फिर आप अपने एग्जामिनेशन के अंदर इस स्टोरी को लिख रहे हैं, तो आपकी स्टोरी बेसिकली थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी. 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड हो जाएगी. दैट इज इट्स बिगिनिंग, सेकेंड मिडिल पार्ट, थर्ड इज इट्स एंडिंग. जो बिगिनिंग होता है, बिगिनिंग में एक कैरेक्टर है, उसके पास एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है और पूरी की पूरी प्रॉब्लम जो है, जो भी उसके सामने है, वो सब कैरेक्टर के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है, सब कैरेक्टर के अराउंड ही है. उसके बाद कैरेक्टर को मिली प्रॉब्लम, वो है एक सिचुएशन के अंदर. आफ्टर दैट अब क्या स्टार्ट होगा, मिडिल पार्ट. मिडिल पार्ट में क्या है, कैरेक्टर की एक जर्नी होगी. जर्नी में वो क्या करेगा, हर प्रॉब्लम को लेके सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेगा. हमें पता है कि एक भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसा नहीं होता कि हमें एक प्रॉब्लम है, हमने कुछ जाके ढूंढा और वो हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सॉल्यूशन मिल गया. हमें पता है हर मूवी में सॉल्यूशन होता है, लेकिन वो एंड में मिलता है आफ्टर लॉट्स ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स. काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं. एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने निकला, एक सॉल्यूशन से दूसरी सीरीज निकली, उससे एक नई कड़ी जुड़ जाती है, एक नई, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे करते करते वो एक एक चीजों को लिंक करता जाता है. और जो भी चीजें होती हैं, याद रखना होता है कैरेक्टर के अराउंड ही होनी चाहिए.
आपको कभी भी मोस्टली स्टोरीज जो एक बैड रिटन स्टोरी होती है ना, उसमें ये होता है कि वो अपने मैसेज अपने टॉपिक से इधर उधर चला जाता है, थीम क्लियर होती नहीं है। कहते हैं ना, जब कभी किसी बेकार सी मूवी का रिव्यू देखते हो तो वो क्या कहते हैं, इस स्टोरी को बिना डायरेक्शन के, बिना स्टोरी के ऐसे बस बना दिया। कभी किसी मूवी का रिव्यू सुना है किसी ने? किसी ने सुना है किसी मूवी का रिव्यू? नहीं सुना किसी ने? तो कभी भी किसी मूवी का रिव्यू आज सुन के देखना, हमेशा मोस्टली चीजें एक ही पता चलेगी, एक ही चीज वो बोलेंगे कि स्टोरी का कोई सर पैर नहीं है, कैरेक्टर को छोड़ के बाकी चीजों पे फोकस किया जा रहा है, प्रॉब्लम कुछ और थी, ध्यान कहीं और दिया जा रहा है, प्रॉब्लम तो कहीं खो ही गई। तो बेसिकली क्या होता है कि एक कैरेक्टर होना चाहिए, या फिर जितनी भी कैरेक्टर्स शो में या किसी स्टोरी में दिखाए जा रहे हैं उसी के अराउंड जो है स्टोरी होनी चाहिए, प्रॉब्लम फोकस्ड स्टोरी होनी चाहिए, और एक पर्टिकुलर मैसेज की तरफ ले जा रही हो स्टोरी, कुछ इस टाइप की होनी चाहिए। एंडिंग में क्या करेंगे, स्टोरी से एक मैसेज निकल के आएगा, व्हाट वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी एंड द कंक्लूजन। जो उसका मैसेज निकल के आया, जो स्टोरी का एंडिंग हुआ, कैरेक्टर ने क्या क्या फेस किया। कई बार ऐसे होता है ना कि हम लोग दूसरों की गलती से, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से काफी चीजें सीख लेते हैं। चाहे हम कोई मूवी देख रहे हो, किसी की बायोग्राफी देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, तो एक कंक्लूजन निकल के आता है हमारे पास, एक मैसेज निकल के आता है, जिसकी हेल्प से हम लोग उस स्टोरी के साथ, उस कैरेक्टर के साथ जो है वो इतना ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं कि अगर वो स्टोरी इमोशनल है तो कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जो रो भी देते हैं। कई बार कैरेक्टर को चोट लगी तो हमें दुख होता है, कई बार ऐसे सोचते हैं अरे अरे इसको मिल जाना चाहिए। कई बार हमें स्टोरी का बैकग्राउंड पता होता है और हम पीछे से बोल रहे होते हैं अरे तू बेवकूफ है क्या, तुझे पता नहीं कि ऐसा होना चाहिए। तो हम इतना ज्यादा स्टोरी के साथ, कैरेक्टर के साथ इतना ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हम भी वहां पर हैं और हम भी वो चीजें फेस कर रहे हैं। तो हम, कैरेक्टर तो सोल्यूशन फाइंड कर ही रहा है, हम भी अपने रिव्यूज देने लग जाते हैं साथ में। तो मोस्टली कई बार ऐसे हो जाता है। अब सबको क्लियर है ये तीनों पार्ट? Yes, ma'am. Now it's clear. Yes, ma'am. अब कोई डाउट है इन तीनों ma'am. बात में? नाउ विल सी एन एग्जांपल जिसकी हेल्प से हमें पता चलेगा कि एक इंटरेस्टिंग और एक मैसेज बेस्ड स्टोरी को किस तरह से फ्रेम किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा कैरेक्टर जो है वो है सूरज। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सूरज के बारे में। सूरज क्या है, एक बीटेक ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन कर रहा है फ्रॉम इंजीनियरिंग। ठीक है, वो अब बीटेक 4 साल की होती है। सो ही वाज इन 4th year and he was looking for a job as final year student. हर एक फाइनल ईयर स्टूडेंट सोचता है मेरी ग्रेजुएशन हो गई, अब मुझे एक जॉब के बारे में सोचना है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। अब उसके पास एक प्रोफेशनल डिग्री आ गई और अब वो जॉब के बारे में सोचने लगा और अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगा। Suraj got a lot of opportunities and he faces one of the biggest challenges of his life. तो सूरज को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली। अब ये होता है ना, जब आप किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हो तो आपको जैसे कुछ चाहिए होता है, आपके पास एक ऑप्शन आए, 2 ऑप्शन आए तो इजी हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास वही 10-15 ऑप्शंस आ जाएं तो कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि आप किसी शॉप पे जाते हो, आपको शॉपकीपर अगर एक शर्ट दिखाता है, 2 दिखाता है, फिर वो 3rd, 4th, 5th, 6th आपके सामने लाइन लगा देता है। अगर सभी इतनी ज्यादा अच्छी हैं तो आप इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे चीजों को ढूंढने में कि आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। पता नहीं आप लोगों के साथ होता है नहीं होता है, मेरे साथ तो ऑब्वियसली ये चीजें होती हैं। अगर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ। सो सूरज के साथ क्या होता है, he got a lot of opportunities and he faces one of the biggest challenges of his life. अब उसके पास क्या था, ये सिर्फ एक सिलेक्शन नहीं है, एक शर्ट का सिलेक्शन नहीं है, एक ट्राउजर का सिलेक्शन नहीं है, एक छोटी सी चीज का सिलेक्शन नहीं है। अगर वो इस टाइम पे अपने लिए सही डिसीजन नहीं लेता है तो ये चीज जो है, ये अपॉर्चुनिटी जो है उसके आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। सो आगे देखते हैं, he got placements in 2 different companies. आप जहां पर बोलते हैं कि उसको जॉब मिली, उसकी जगह पर आप वर्ड यूज कर सकते हैं प्लेसमेंट। तो क्या है, he got placement in 2 different companies. उसे 2 अलग अलग कंपनीज में प्लेसमेंट मिला। One of the company was big corporate company. Big corporate company क्या होती है, जैसे आपकी इंडिया की इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, दैट इज रिलायंस, ये हमारा जियो हो गया, और टाटा है,
इंफोसिस है, महिंद्रा है, बहुत से बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका नाम है, काफी अच्छे पोजीशन पे है, उनको बोलते हैं हम बिग कॉर्पोरेट कंपनी। एक तो ये कंपनी थी बिग कॉर्पोरेट कंपनी, और दूसरी कंपनी थी एक छोटी सी स्टार्टअप जो जस्ट अभी शुरू हुई है। तो अब उसके पास दो ऑप्शंस थे, एक बिग कॉर्पोरेट कंपनी और एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी जिसका ना तो कोई नाम है, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, जिनके बारे में ये नहीं पता कि वो कंपनी कहाँ जाएगी, प्रॉफिट करेगी नहीं करेगी, ग्रोथ करेगी नहीं करेगी, उसको कहाँ लेकर जाएगी, उसका कुछ भी डिसाइडेड नहीं था। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप सूरज की जगह होते तो आप लोग क्या डिसाइड करते, एक बिग कॉर्पोरेट कंपनी या फिर एक छोटी स्टार्टअप? बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? मैम व्हाट, अगर आप में से कोई सूरज की जगह पर होता तो आप एक बिग कॉर्पोरेट कंपनी को सेलेक्ट करते या फिर एक स्मॉल स्टार्टअप को? मैम विद whom I will feel linked. व्हाट, क्या कह रहे हो आप? मैम with whom I did. बिग कॉर्पोरेट कंपनी को सेलेक्ट करते? मैम यस। ma'am, I will select that with whom I will feel connected with me. ओके, चाहे वो कोई सी भी हो, चाहे बिग कॉर्पोरेट हो या स्मॉल स्टार्टअप हो? Yes, ma'am. एग्जैक्टली। ये आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास ली है, ठीक है। दो द बिग कॉर्पोरेट कंपनी ऑफर्ड हिम अ बिग अट्रैक्टिव सैलरी, अब बिग कॉर्पोरेट कंपनी तो उसे बहुत मोटी बहुत बड़ी सैलरी दे रही थी, बट ही वेंट फॉर द स्टार्टअप। लेकिन उसने क्या सेलेक्ट किया, वो स्टार्टअप की तरफ गया, बिकॉज ही ऑलवेज फील कनेक्टेड विद द स्टार्टअप। अब क्या था, उसे स्टार्टअप के साथ एक कनेक्शन फील हुआ कि हाँ मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा, और वो कॉर्पोरेट कंपनी को छोड़ के एक स्टार्टअप को उसने सेलेक्ट किया, and he got a lot more opportunities with the startup, और उसे स्टार्टअप के साथ बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिली। when he did, जब उसने क्या करा, जब वो स्टार्टअप ज्वाइन कर लिया, वहां चला गया, तो उसके जितने भी दोस्त थे, when he did that, all of his friends started laughing at him, जितने भी उसके दोस्त थे वो उस पे हंसने लगे, because according to them he had taken the wrong step। उनके अकॉर्डिंग अब क्या सबसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, आप एक बड़ी कंपनी में जाकर एक मोटी सैलरी लें, ये एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सूरज ने ऑपोजिट किया, उसने बड़ी कंपनी को छोड़ दिया, छोटी कंपनी में चला गया। आफ्टर दैट जब उसके फ्रेंड्स को ये चीजें पता चली तो वो उस पर हंसने लगे कि तूने इतनी बड़ी कंपनी तो छोड़ दी, अब छोटी सी कंपनी में क्यों चला गया? बिकॉज क्यों चला गया, क्यों हंस रहे थे? बिकॉज ही वॉज गेटिंग अ वे लेस सैलरी देन हिज फ्रेंड्स। यहाँ पर हम यूज करते हैं वे लेस, वे लेस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा कम। अब यहाँ पे मोर लेस या एक्सेस में लेस तो नहीं बोल सकते ना, जब बोलना होता है कि बहुत ही ज्यादा कम, वहां पे क्या यूज करते हैं हम लोग, वे लेस सैलरी। वे लेस सैलरी मिल रही थी अपने फ्रेंड से ज्यादा। एंड ही वॉज नॉट इन अ रेप्यूटेड कंपनी, जैसे कि मैंने बताया कंपनी जस्ट एक स्टार्टअप थी, छोटी सी कंपनी थी, ना उसका कोई नाम था, कुछ भी नहीं था, तो उसकी रिस्पेक्ट भी इतनी रेपुटेशन नहीं थी इंडस्ट्री के अंदर। बट ही ऑलवेज फील कनेक्टेड, सो ही डिड व्हाट हिज हार्ट सेड। सो उसने कंपनीज के साथ कनेक्शन फील किया, और जो उसके दिल ने कहा उसने वही किया। सो यहाँ पर हमने क्या देखा, फर्स्ट पैराग्राफ में एक कैरेक्टर देखा जिसका नाम था सूरज। वो एक बीटेक ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था। उसके बारे में बताया गया कि उसके सामने प्रॉब्लम क्या है। अब सबसे पहली चीज थी, 4th ईयर का स्टूडेंट है, जॉब ढूंढ रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि उसका करियर, उसका फ्यूचर, उसे क्या चीज सेलेक्ट करनी है। एक डिसीजन उसकी लाइफ को उलट पलट कर सकता था। राइट डिसीजन उसको ग्रोथ की तरफ लेके जाता, रॉन्ग डिसीजन उसको फेलियर की तरफ लेकर जाता। अब उसके सामने दो ऑप्शंस थे, ठीक है, यहाँ तक तो कैरेक्टर के बारे में पता चल गया, कैरेक्टर की प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया। अब कैरेक्टर एक जर्नी पे चला गया। जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, बिग कॉर्पोरेट कंपनी उसके सामने थी, यहाँ तक तो कैरेक्टर के बारे में पता चला। यहाँ हमारे पास प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, उसकी बिग कॉर्पोरेट कंपनी को छोड़कर उसने छोटी कंपनी को ज्वाइन किया। अब उसके सारे फ्रेंड्स जो हैं उस पर हंसने लगे कि उसने गलत ऑप्शन चूज किया। अब क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट इज, पहले में इंट्रोडक्शन, सेकंड में प्रॉब्लम। अब देखो, आफ्टर 6 months all of his friends who were laughing at him got fired from the big company। अब जो 6 महीने हो गए, अब उसके जितने भी फ्रेंड्स थे जो बड़ी कंपनी ज्वाइन किया था, उनका
जितने भी फ्रेंड्स थे, जो भी उस पे हंस रहे थे, सारे के सारे कंपनी से लात मार के बाहर निकाल दिए गए। क्यों? बिकॉज द प्रोजेक्ट दे वर वर्किंग ऑन गेट फेल। जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे थे, प्रोजेक्ट क्या हो गया? फेल हो गया। एंड द बिग कंपनी डिसाइडेड टू थ्रो देम ऑल आउट। अब प्रोजेक्ट तो फेल हो गया। अब किसी कंपनी के लिए आप कोई उनके सगे तो हो नहीं। जब आपको उनके लिए काम करोगे वो आपको रखेंगे, नहीं काम करोगे वो आपको लात मार के बाहर निकाल देंगे। बट सिंस सूरज वाज इन स्टार्टअप, अब क्या होता है, बड़ी कंपनी में आप एक नए एम्प्लॉय गए हो तो आपको इतनी वैल्यू कहीं पर भी नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर आप एक छोटी कंपनी में गए हो तो आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाएंगी, क्योंकि उन कंपनी के पास टैलेंटेड एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होती है। बड़ी कंपनी में तो वैसे इतने टैलेंटेड लोग हैं, आप अगर थोड़े कम टैलेंटेड होगे तो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है वहां पर। लेकिन अगर छोटी कंपनी में आप जाओगे तो आपको अगर थोड़ा सा भी अच्छा टैलेंट है आपके अंदर तो आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। एंड ही डेवलप्ड हिमसेल्फ टू बी अ पोजीशन दैट ही वाज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। तो अब उसने अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पर ले आया कि वो एक्चुअल में जब भी कोई काम करता था तो कंपनी के ग्रोथ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करता था। अब इसकी वजह से ही वॉज एट अ वेरी हैप्पी प्लेस। हैप्पी प्लेस मतलब बहुत अच्छी पोजीशन पे था, अपनी जॉब से खुश था, अपनी सैलरी से खुश था, हर चीज उसको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। अब ये क्या है? उसकी जर्नी है। ये क्या है? उसकी जर्नी है। He was at a very influential position. Word है यहाँ पर influential. Influential का मतलब होता है, influential word आया है, word influence है। Influence का मतलब होता है कि आप किसी भी तरह का change create कर रहे हैं, अपने आसपास किसी तरह का difference create कर रहे हैं। So he was at a very influential position in the company. अब वो जो भी काम करता था उससे काफी ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो रहा था। मतलब कि अगर वो कंपनी में ना रहे तो उसके ना होने से बहुत ज्यादा कंपनी को इफेक्ट पड़ेगा, अगर वो है तो और भी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा टुवर्ड्स इट्स ग्रोथ। He was managing teams. अब वो क्या कर रहा था? वो टीम्स को मैनेज कर रहा था। वो टीम्स को बता रहा था कि आपको ये काम करना है, आपको इस तरह से काम करना है, आपको ये प्रोजेक्ट हैंडल करना है, आपको इस प्रोजेक्ट में ये चीज करनी है। सब चीजें वो टीम्स को बता रहा था। सो इट शोज दैट लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या चीजें होती है? लिसनिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मतलब कि अगर वो अपने दिल की नहीं सुनता, अगर वो अपने दिल की नहीं सुनता, अपनी सोसाइटी की, अपनी फ्रेंड्स की बातों में आकर अगर वो बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी को ज्वाइन कर लेता तो अपने फ्रेंड्स की तरह, जो भी उस पे हंस रहे थे उनकी तरह, वो भी फायर्ड हो जाता। सो व्हाट इज द मैसेज बिहाइंड दिस स्टोरी? डू व्हाट यू लाइक टू डू नॉट फॉलो अदर्स, डू नॉट कॉपी समवन एल्स, टेक योर वे एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। जो आपका दिल करता है आप वो करो, दूसरों को फॉलो मत करो, किसी को भी कॉपी मत करो, अपना रास्ता खुद बनाओ और एक दिन लाइफ में आप सक्सेसफुल जरूर बनोगे। आपको सबको समझ में आया? स्टोरी में हमने क्या सीखा? यस मैम। स्टोरी में हमने क्या Yes, सीखा ma'am. था? एक कैरेक्टर था सूरज, उसकी प्रॉब्लम थी कि कौन सी कंपनी ज्वाइन करे। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई कि एक बिग कॉर्पोरेट कंपनी को छोड़ के छोटी में चला गया। आफ्टर दैट, आफ्टर 6 months उसके फ्रेंड्स जो हंस रहे थे सबको बाहर निकाल दिया गया। अब वो एक बहुत अच्छी पोजीशन पे था। सो मैसेज ऑफ द स्टोरी इज, छोटी सी स्टोरी थी, ज्यादा लंबी नहीं थी, छोटी सी बात थी, लेकिन मैसेज क्या निकला कि जो दिल कहता है वही करो। सबको स्टोरी समझ में आई कि स्टोरी का फ्रेम कैसा होता है, स्टोरी को बिल्ड कैसे करते हैं? सबको समझ में आया? यस मैम। ओके, नाउ हमने ये सारी चीजें पढ़ ली है, अभी मैंने आपको बताई है। सिचुएशन क्या थी? सूरज लुकिंग फॉर द जॉब, मिडिल पार्ट he got the job since he took a very different decision, everybody was doubting him, सब उस पे डाउट कर रहे थे, लेकिन उसने वही चीज सेलेक्ट करी जो उसके दिल ने कहा। कंक्लूजन इज दैट because he listened to his heart and did what he wanted to do, he was at a very happy place where everyone else was facing problems. अब सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जॉबलेस हो गए, but he was at a very happy place. All right, so I'll give you all 2 pro tips. What are the 2 pro tips जो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक स्टोरी बनाने के लिए काम आएगी? दैट इज, आपको हमेशा स्टार्ट करना है फ्रॉम द एंड, आपको कंक्लूजन से स्टार्ट करना है। जब भी आप कोई स्टोरी लिखने जा रहे हो, जब भी कोई आप स्टोरी बनाने जा रहे हो, सबसे पहले आपको ये सोचना है, ये माइंड में फिक्स कर लेना है कि आपको स्टोरी के थ्रू क्या मैसेज डिलीवर करना है। You need to consider the main message first, then try to engrave the story.
आपको पहले स्टोरी का मैसेज फिक्स कर लेना है। जैसे मेरा मैसेज क्लियर था कि मुझे ये शो करना है सबको दैट डू व्हाट यू लाइक टू डू, लिसन टू योर हार्ट एंड फाइंड योर ओन वे, मुझे ये सेलेक्ट करना था। देन मैंने उसी के अकॉर्डिंग जो है एक कैरेक्टर बिल्ड किया, उसी के अकॉर्डिंग जर्नी दिखाई, उसी के अकॉर्डिंग मैंने पूरा का पूरा सेटअप बनाया, उसी के अकॉर्डिंग जो है कैरेक्टर बिल्ड किया, स्टोरी उसके अराउंड रखी, और इस तरीके से मेरी स्टोरी जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गई, काफी ज्यादा टू द पॉइंट बन गई। जर्नी भी क्लियर थी, कैरेक्टर का माइंडसेट भी क्लियर था, और एंड में मैसेज भी क्लियर था। नाउ सेकंड पॉइंट इज स्टोरीज आर फॉर द ऑडियंस। अगर आप किसी को कोई स्टोरी सुना रहे हैं, स्टोरी आपकी हो सकती है या आपकी बनाई हो सकती है, लेकिन वो होती ऑडियंस के लिए है। स्टोरी आपकी है, स्टोरी is for you, is not for you, it's for the audience, so you must make sure that they will take interest in it. मैं स्टोरी बना लेती, अब ये बताओ सबको स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी? जो मैंने सूरज के बारे में स्टोरी सुनाई सबको इंटरेस्ट आया होगा सुनने में। वो क्यों आया? क्योंकि वो स्टोरी मैंने इसीलिए लिखी थी, इसीलिए क्रिएट की थी ताकि वो आपको कुछ सिखा सके, आपको इंटरेस्ट दिला सके। अगर मैं कुछ ऐसा बना देती जो आपको समझ ही ना आता, आपको पता ही ना चलता मैं क्या बता रही हूँ, अरे मैम तो क्या बोल रही है, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो क्या मेरा सेशन इतना, मेरी स्टोरी इंटरेस्टिंग बनती? ऑब्वियसली नहीं बनती। No, ma'am. तो आपकी स्टोरी जो है वो आपकी हो सकती है, आपकी एक्सपीरियंस की भी हो सकती है, आपकी बनाई हो सकती है, लेकिन वो स्टोरी होती ऑडियंस के लिए है। आपको चीजें जो है उनके पर्सपेक्टिव से लेकर चलनी पड़ती है, उनके नजरिए से लेकर चलनी पड़ती है, और ये देखना पड़ता है, ये मेक श्योर करना पड़ता है कि वो स्टोरी में इंटरेस्ट ले। तो मेन चीजें क्या क्या होती हैं स्टोरी के अंदर, दैट इज, मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, मेन मैसेज और मेन थीम। जो मेन मैसेज है वो होना चाहिए, एक ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए जो किसी भी ऑडियंस के अंदर, हर एक पर्सन के अंदर एक कनेक्शन क्रिएट कर सके, ताकि वो स्टोरी से, कैरेक्टर के थ्रू स्टोरी से कनेक्टेड रहे, एक फीलिंग जनरेट हो सके, इमोशन क्रिएट हो सके। और क्या चीज हमें कीप माइंड में रखनी है, स्टोरीज आर नॉट फॉर यू, मे बी रिटन बाय यू और एक्सपीरियंस्ड बाय यू, बट इट्स ओनली फॉर द ऑडियंस। ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। अगर ये 2 टिप्स फॉलो करोगे तो आपकी स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगी और इतनी यूनिक बनेगी कि आपको, आपका जो रीडर है या फिर आपका लिसनर है, आपको बिल्कुल ध्यान से सुनेगा। एंड हियर वी केम टू एन एंड। किसी को कुछ पूछना है स्टोरी के बारे में? एनी क्वेश्चंस? No, ma'am. एनी क्वेश्चंस? एनीवन? नो मैम। नो मोर क्वेश्चंस? स्टोरी सबको समझ में आ गई? नो मैम। नो मैम? Yes, ma'am. यस मैम। ऑलराइट, इसकी जो पीडीएफ है मैं ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आप सबको, जो भी मैं, हमारे प्रैक्टिकल इंग्लिश वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको ग्रुप में शेयर कर चुकी हूँ। बाकी जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी, जस्ट बिकॉज ये सिर्फ प्रैक्टिकल इंग्लिश वालों के लिए है, और मैंने आज का सेशन सभी के लिए ओपन रखा था। सो प्रैक्टिकल सेशन वालों को तो सबको पीडीएफ मिल चुकी है। ऑलराइट, सो ये टिप्स फॉलो करने हैं मैम। यस। मैम आप इसका होमवर्क भी दोगे हमें स्टोरीज लिखने के लिए? यस बिल्कुल, हाँ याद दिला दिया। आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है इन टिप्स के साथ। आपको मुझे स्टोरी रिटन फॉर्म में भी देनी है और आपको स्टोरी मुझे ऑडियो फॉर्म में भी सेंड करनी है ग्रुप के अंदर। ये आपका असाइनमेंट है, ठीक है? Ma'am. Ma'am, but the topic of the story. टॉपिक आपको खुद क्रिएट करना है बच्चे, क्योंकि लाइफ में आप मुझसे तो नहीं पूछोगे ना मैम टॉपिक बताओ, मैं किसी को क्या स्टोरी सुनाऊं, है ना? राइट? Yes, ma'am. आप खुद ही तो बनाओगे अपनी स्टोरी। किसी को कल को जाके आप, फॉर एग्जांपल आपके स्कूल रीओपन होते हैं, आप जाके अपने फ्रेंड्स को स्टोरी सुनाओगे तो टॉपिक मुझसे थोड़ी पूछोगे, राइट? टॉपिक तो खुद ही क्रिएट करोगे ना। तो टॉपिक आपके लिए ओपन चॉइस है, आप कुछ भी टॉपिक सेलेक्ट करें, आपको स्टोरी क्रिएट करनी है। यही टिप्स को फॉलो करके आपको रिटन और ऑडियो फॉर्म दोनों में मुझे सेंड करनी है। ओके मैम आपको पर्सनली सेंड करनी है कि ग्रुप में? प्रैक्टिकल मैम इंग्लिश ग्रुप में पर्सनली सेंड या करनी फिर है। ग्रुप? प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रुप में सेंड Okay, करनी है ma'am. आपको। ओके, सो एनी फर्दर क्वेश्चंस? और कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? Ma'am. नो मैम। यस? नो?
All right, so सबको No, पता है ma'am. that this is your last session. इसके बाद जो है आपका सेशन 21st of September के बाद होगा after my exams. All right? ठीक है? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, so that's all for today, you people. Take care, everyone. Goodbye.